नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस की उस प्रॉब्लम के बारे में जो हमें पूरा चैप्टर कभी क्लियर होने ही नहीं देती हमारा। कौन सी प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल्स। देखो, थ्योरेटिकल पार्ट हम इजीली कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आराम से हो जाता है, रट भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और समझ में भी आता है। रटने की जरूरत नहीं है, समझ में भी आ जाता है। पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए देखो लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका थ्योरेटिकल पार्ट, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये सब अगर आपको पता है, नहीं पता तो इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस, जो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर थे अपने, पहले वो देखना, उनको समझना। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल हलवा लगने लगेंगे। क्या हलवा? देखो कैसे। तो देखो बात करते, देखो आज हम केवल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, उनके लिए मैं अलग से सेपरेट आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि वो चीज अलग रहे और ये इसके साथ मिक्स ना हो। तो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो देखो इधर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? A piece of wire, a piece of wire of resistance R। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। कितना है? R है। ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, काट लिया। ठीक है। इतना लंबा वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इक्वल पार्ट्स। तो अब आप देखो, अब ये हो गए 5 वायर हमारे पास, छोटे छोटे 5 वायर हो गए। ठीक है। अब क्या करना है इस पूरे का? देखो आपको पता है, हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ छोटी होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और जितनी लेंथ की लेंथ दुगनी होगी, लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ। लेंथ को आप 4 टाइम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम हो जाएगा। लेंथ को आप 5 टाइम छोटा कर दोगे तो ये भी 5 टाइम छोटा हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने यही किया है, इसको 5 टाइम छोटा कर दिया, 5 पार्ट कर दिए इसके। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो ये पूरे, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5, 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 यही होगा। क्योंकि 5 पार्ट कर दी ना, 5 भाग करती है इसके, तो 5 से डिवाइड कर दो R को। तो पांचों पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5, R/5। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है? दीज पार्ट्स, ये पांचों पार्ट, दीज पार्ट्स देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इन पांचों पार्ट्स को, जो 5 वायर छोटे छोटे हमको मिले हैं, इनको पांचों को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है किसी सर्किट के अंदर। ठीक है। और इन पांचों पार्ट्स का देखो पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है ना। इन पांचों पार्ट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन पांचों पार्ट्स का एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज this combination and the equivalent resistance of this combination is R dash। इन सबका इन पांचों का, जो कि R/5 करेंगे, पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस क्या है इन पांचों का? इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस क्या था? R था। इन पांचों का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद, सीरीज में होते तो R ही होता, लेकिन पैरेलल में है तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या है बोल दिया उसने? R dash। आप निकाल लो। तो आपको क्या करना है? फाइंड द रेशियो R/R डैश। R और R डैश का रेशियो निकालना है। तो R तो हमको गिवन है, R तो हमको गिवन है, दे रखा है ना। R तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमें तो सिर्फ R डैश निकालना है। ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो क्या करना है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस कितना था टोटल? पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? R था। ठीक है ना। और ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5 होगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिंपल एमसीक्यू से। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, इसको नहीं छेड़ना। R डैश वायर के एक पार्ट का रेजिस्टेंस है। ऐसे कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। तो समझना ध्यान से, ये चारों पैरेलल में, ये पांचों पैरेलल में है। ठीक है। तो आपको देखो, ये तो पूरे वायर का था और ये 1 2 3 4 5। तो इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पांचों पार्ट किस में है? पैरेलल में है। और इनका पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? R डैश दे रखा है। ठीक है ना। इधर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। R/5, R/5, ये एक और पैरेलल में R/5, ये एक और R/5 और ये एक और R/5। अब सोचो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टेंस, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, कितने? 5 है भैया। डायरेक्ट फॉर्म में भी लिखा रखा है मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो तो उसका भी लिखा रखा है मैंने।
ठीक है। तो देखो इधर 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू इन सबका 1 अपॉन, ये फ्रैक्शन में है, नीचे फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे वाला नंबर कहां जाता है, ऊपर जाता है, हमको पता है 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 अपॉन आर हो जाएगा। सेम चीज सबके साथ होगी, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर और 5 अपॉन आर। ठीक है भाई, इस पूरे वायर का तो टोटल रेजिस्टेंस 8 दिया हुआ है, लेकिन इसके जो 5 इक्वल पार्ट कर दिए इन्होंने और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, जो कि आर डैश दे रखा है। आर डैश दे रखा पर हमको निकालना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना, कितना होगा ये इस तरह से, वही निकाल रहे हैं अपन। तो देखो इधर 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, ये सबका एलसीएम सेम आएगा आर, तो जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन आर हो जाएगा। ये 1 अपॉन आर डैश आया, तो आर डैश क्या होगा बाबू, आर डैश क्या होगा, उसको रेसिप्रोकल कर दो तो आर डैश निकल जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी आर अपॉन 25। ये आ गया आपका आर डैश। ठीक है, आपको निकालना है आर और आर डैश का रेशो, आर और आर डैश का रेशो। आर तो आर ही है, आर तो आर ही है इसका रेजिस्टेंस, लेकिन इन पांचों का रेजिस्टेंस जो अलग अलग था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, आर अपॉन 25 सॉरी। तो आर डैश कितना आया, आर अपॉन 25। देखो फिर ये फ्रैक्शन में आ गया नीचे, तो इसका नीचे वाला नंबर कहां जाता है, ऊपर जाता है, तो आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 आर अपॉन में आर। तो देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, 25 अपॉन 1, या आपके ऑप्शन में केवल 25 है तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे, क्योंकि अपॉन में 1 है तो कोई फायदा नहीं है 1 लिखने से, तो ऑप्शन में आपका 25 है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या 25, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 25। तो कुछ नहीं करना, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे वायर का दिया था, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सबका रेजिस्टेंस आर अपॉन 5 हो गया। पैरेलल में है इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज में लेकर हमने टोटल रेजिस्टेंस आर डैश निकाल दिया और आर डैश का रेशियो निकाल दिया, जो कि कितना आया, 25 आया। इजी था, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आराम से आ गया, देख लो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। 220 वोल्ट यानी वोल्टेज दिया है 220 और 100 वॉट दिया है, वॉट मतलब पावर दी है, 100 वॉट दिया है, ये पावर दी है, वोल्टेज दिया है और पावर दी है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड, व्हेन इट इज, अगर इसी बल्ब को 220 की जगह 110 वोल्ट सप्लाई दी जाए, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो मतलब इसको V1 मान लो, क्योंकि दूसरा वोल्टेज कितना है, V2 है, कितना 110 वोल्ट है। क्लियर, पावर वही है, बल्ब वही है, बल्ब वही है, बल्ब में चेंज नहीं होगा, बल्ब वही है, बस उसकी सप्लाई चेंज कर दी। ठीक है ना, तो आपको बताना है तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये, पावर निकालनी है कि इतने वोल्ट की सप्लाई पर इतनी पावर रेट का आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो अगर सप्लाई इतनी दी जाए तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो ऐसी कंडीशन में, पावर वाली कंडीशन में एक ही फॉर्मूला यूज आता है, एक ही फॉर्मूला यूज में लेते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर यूज में लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर यूज में लेंगे। तो आप देखो फर्स्ट केस में दोनों गिवन है, दोनों गिवन है, तो इससे क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। कैसे, इसको भी P1 P2 मान लो, चलो क्योंकि अलग अलग हो गया ना, पावर कंज्यूम पूछ रहा है, तो आर निकल जाएगा। तो P1 तो दिया हुआ है कितना, P1 दिया हुआ है, ये V1 हो गया, R सेम है, तो P1 कितना है 100, V1 स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर, R हमको निकालना है। ठीक है ना, फर्स्ट केस वाला ये निकालना है अपन को, तो R को ऊपर ले आओ और 100 को नीचे ले आओ, क्रॉस में कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वापस नीचे लाएंगे, इससे अच्छा कि R को ऊपर ले आओ और 100 को नीचे ले जाओ, क्योंकि 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 R आएगा, तो R की वैल्यू निकालने के लिए 100 को वापस नीचे लाओगे। 220 इंटू 220 स्क्वायर लग रहा है ना, अपॉन में 100, तो देखो आप भैया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो R कितना आ गया 484 ओम, 484 ओम आ गया, यूनिट में कोई चेंज नहीं। ठीक है, आर आ गया। अब सेकंड केस लो, देखो आप सेकंड केस में P2 निकालना है। नाउ P2 इज इक्वल टू वही वी स्क्वायर अपॉन आर काम में लेंगे, V2 स्क्वायर अपॉन आर। अब आर तो वही है, आर तो निकाल लिया ना, तो P2 इज इक्वल टू V2 कितना है 110 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है, आर अपन ने निकाला 484। क्लियर, तो देखो भैया P2 इज इक्वल टू 110 इंटू 110 हो गया,
अपॉन में 484 आ गया। ठीक है, आ गया। अब आप देखो कितना आता है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये 2 जीरो को अलग कर लो, समझना ध्यान से, 2 जीरो को अलग कर लो, ये रह गया 11 इंटू 11 और ये 10 इंटू 10। इसकी 2 जीरो 110 मतलब 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 तो 10 और 10 अलग कर लिया, 11 अलग कर लिया। क्यों करा? थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 10 इंटू 10 100 अपॉन 484। देखो ये कट रहा है क्लियर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितनी बार कट रहा है? 4 टाइम। और 100 अपॉन 4 कितना होता है भैया? 25 होता है। कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो कितना आ गया? 25 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर? इतने वोल्ट सप्लाई पर इतनी पावर कंज्यूम करा था, तो इतने वोल्ट सप्लाई पर इतनी पावर कंज्यूम करेगा 25 वॉट। यानी इसमें भी आपका ऑप्शन है डी। क्या ऑप्शन है? डी। क्लियर? देख लो इधर, ये वाला फॉर्मूला जनरली यूज में लेना इस कंडीशन में, ध्यान रखना। जब भी पी और वी दे तो ज्यादातर यही फॉर्मूला काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दो वायर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, और आगे क्या दिया हुआ है? एंड इक्वल डायामीटर, डायामीटर भी इक्वल है दोनों का। देखो डायामीटर से क्या निकलता है? क्रॉस सेक्शन एरिया निकलता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। इसका मतलब डायामीटर सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम आएगा। ठीक है ना? एंड आर, इन तीनों को देखो, दो वायर है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों वायर का डायामीटर सेम है। अब आप ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है? किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल सेम है। लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ भी सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, डायमीटर सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा। टेम्परेचर की यहां कोई बात नहीं की, वो इतना काम भी नहीं आता। तो अब आप देखो इसका मतलब इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। मान लिया दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस कितना है? आर आर है। कितना मान लिया? आर आर है। समझना, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों वायर्स को पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोबारा पैरेलल में कनेक्ट किया। तो आप देखो जब इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस अलग आएगा, और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस अलग आएगा। हमको पता है कि सीरीज में तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और पैरेलल में वो 1/r वाला फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, आपको दोनों की हीट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? हीट का रेशियो निकालना। तो देखो हीट का रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स आर एंड आर क्यों है सेम? दोनों का रेजिस्टेंस सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। ठीक है ना? अब आप देखो फर्स्ट केस में आर एंड आर, या बोथ रेजिस्टेंस या बोथ वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले इनको किस में कनेक्ट किया? सीरीज में कनेक्ट किया। देन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो सीरीज का फॉर्मूला क्या था? R1 मान लो, टोटल रेजिस्टेंस R1 मान लो। टोटल रेजिस्टेंस R1 कितना होगा? R प्लस R मींस 2R के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2R के इक्वल, क्योंकि एक सीरीज में रेजिस्टेंस के टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकला था आपने। ठीक है ना? तो दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देंगे। सेकेंड केस में बोथ वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकेंड बार में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। देन टोटल रेजिस्टेंस R2 मान लो, लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा। टोटल रेजिस्टेंस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R करके निकालेंगे। पैरेलल का ये होता है रेसिप्रोकल वाला सिस्टम। तो देखो इधर 1/R प्लस 1/R किया तो आपका हो गया ये 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 2/R। तो इधर आप देखो 2/R हुआ है तो रेसिप्रोकल करेंगे, R2 निकालना है, 1/R थोड़ी निकालना है, R2 निकालना है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये R2 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो R/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो हमें क्या निकालना है कि इन दोनों कंडीशंस में
जो हीट प्रोड्यूस होगी इन दोनों कंडीशंस में, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो क्या होगा। अब वोल्टेज सेम की बात की है, वोल्टेज करंट की कोई बात नहीं की, वोल्टेज सेम की बात की, तो वोल्टेज जब सेम होता है तो हम फॉर्मूला हीट का कौन सा लगाते हैं, देखो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यही लगाते हैं, देख लेना पीछे, ठीक है। तो यहां पर देखो H1 अपॉन H2 दोनों कंडीशन में हीट का रेशो के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो देखो ये R1 और ये R2 मान लिया, टोटल रेजिस्टेंस लिखो ना इधर, तो ठीक है। तो देखो वी स्क्वायर, अब वोल्टेज तो सेम है, टाइम भी सेम है, तो टाइम को हटाओ और वोल्टेज को हटाओ, क्लियर। अब इधर देखो R1 नीचे है, फ्रैक्शन में है, इसके फ्रैक्शन में जब नीचे वाला होता है, इस फ्रैक्शन में डिवाइड में जब ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन होता है, इसके नीचे वाला नीचे आता है और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, क्लियर। तो R2 तो आ जाएगा ऊपर और R1 आ जाएगा नीचे। तो आप देखो R2 क्या है भैया अपने पास, R/2, R2 क्या है, R/2, और R1 क्या है, 2R है। अब आप देखो फिर से वही चीज कि ऊपर नीचे तो सिंपल है, ऊपर क्या है, फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे वाला कहां आ जाएगा, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा R/2 2 जा 4R। तो 8 से R कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे 4, यानी रेशियो क्या आ गया, 1:4। इजी था, कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें मेटेरियल जो भी सेम दिया हुआ है तो उस हिसाब से दोनों का रेजिस्टेंस सेम लेना है। सीरीज में क्या करना होता है, पैरेलल में क्या करना होता है, ये हमको पता है, ठीक है ना। दोनों के हीट का रेशियो निकालना, ये वाला फॉर्मूला के यूज में लिया, वोल्टेज की बात की, वोल्टेज सेम है तो हम वोल्टेज वाला ही फॉर्मूला काम में लेंगे, क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, डायमीटर नोट कर लो यहां पर कितना, 0.5 mm, कितना 0.5 mm मिलीमीटर। आगे देखते हैं यूनिट का क्या है। एंड रेजिस्टिविटी को हम नोट करते हैं रो से, रेजिस्टिविटी को किससे नोट करते हैं, रो से, क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 ओम इंटू मीटर, क्लियर। डायमीटर दिया है, रेजिस्टिविटी दी है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। देखो एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर का डायामीटर आपको दिया है, रेजिस्टिविटी आपको दी है, आपको उसकी लेंथ बतानी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टेंस इफ इट्स रेजिस्टेंस, यानी आर भी दिया है, आर कितना दिया है 10 ओम, आर कितना दिया है 10 ओम, ठीक है। तो लेंथ निकालते हैं, देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब में क्या है, देखो पहले तो आप ये देखो ये ओम है और ये ओम इंटू मीटर है, लेकिन ये मिलीमीटर है, पहले मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर तो छोड़ना ही नहीं हमको। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले ए निकालेंगे, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जब डायमीटर गिवन हो तो ए का फॉर्मूला होता है πd²/4। डायमीटर गिवन हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, डायमीटर कहीं नहीं रखने में नहीं आएगा। अगर डायमीटर गिवन हो तो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, देखो πd²/4, पाई क्या है अपना 22/7, पाई क्या है 22/7। इधर देखो डी डायमीटर क्या है, डायमीटर अपना 0.5 इंटू 10 टू पावर -3, स्क्वायर लग रहा है, सॉरी कहां गया, ये रहा, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, अपॉन में और क्या है, ठीक है यही तो है, पाई, अच्छा 4 भी तो है, ठीक है, पाई के लिए 22/7, पाई d²/4, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है इसको, तो देखो कैलकुलेट करेंगे, ये देखो इधर यहां पर आप पहले इसको ओपन कर लो, 22 इंटू, इसको जब आप ओपन करोगे तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगी, 0.25। यहां पर 10 की पावर -3 है और उसके ऊपर 2 है, तो 3 2 जा 6, 10 की पावर -6 हो गया। नीचे देखो क्या है 7 इंटू 4, ठीक है, छोटा छोटा काट दें, यहां से डेसिमल हटा दें एक बार, यहां से जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, 100 मींस 10 की पावर 2। देखना थोड़ा सा अपन इजी करने की कोशिश करेंगे इसको, यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको छोटा कर लो पहले, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22, ठीक है। 11 से 25 को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 11 5 जा 55, तो 11 बन 275 तो ऊपर आ गया और 14 नीचे आ गया। यहां पर देखो आप एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, क्या कि ये 100 है, 100 मींस 10 की पावर 2 है। अब
इसको तो इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 बनेगा, -2 बनेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये -6 के साथ -8 हो जाएगा। और यहां पर देखो उनको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, देखो करते हैं डिवाइड, 14 1 जा 14, 13 बचा, 14 9 जा 126, हाँ ठीक है, 14 9 जा 126, 126 के बाद 4 और 5 9, 19.64 इंटू 10 -8 हो जाएगा। ये -8 कैसे हुआ, 10 की पावर 2 को ऊपर लेकर गए तो 10 की पावर -2 हो गया, एक्सपोनेंट रूल ये कहता है, और -2 को माइनस के 6 के साथ लगाया तो -8 हो गया। ये हो गया आपका एरिया, किसमें, मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो आप एल निकालना चाहते हैं तो हम एल का फॉर्मूला लगाते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पहले रो का लगाएंगे, रो का लगा के देख लो आप, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, एल ऊपर जाएगा रो नीचे आएगा, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखो आर क्या है, आर हमारे पास है 10 ओम, आर कितना है 10 ओम। ए अभी हमने निकाला कितना, 19.64 इंटू 10⁻⁻8। नीचे देखो इधर, नीचे क्या है, रो है, और रो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। देखो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कट गया, हो गया इजी क्वेश्चन, सिंपल हो गया। एल इज इक्वल टू, देखो इधर यहां पर जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 196.4 अपॉन 1.6 हो गया, क्लियर है। अब आप देखो यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल और यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 10 ऊपर नीचे लगाओगे, इस सेक्शन को हटा ही दो, 1964 अपॉन 16। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 16 1 जा 16, 3 बचा, 16 2 जा 32, 4 बचा, 4 बचा, तो ये 16 2 जा 32, 4 बचेगा तो 16 2 जा 32, ठीक है। अब 12 बचा, अब 12 के बाद देखो आप, ये आ गया आपका 6, 12 6 16 6 जा 5, 6 2 5, यहां नहीं आएगा, हाँ यही आएगा, सॉरी, चलो अप्रोक्स इतना ही कर दो, ज्यादा मत करना। ये आ गया आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सफिशिएंट है, ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, लेंथ आ गई आपकी, क्लियर है। क्या दिया था, डायमीटर था। अभी इसमें क्वेश्चन और आगे है, आगे क्या है, हाउ मच द रेजिस्टेंस, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को आप डबल कर दो, डायमीटर को अगर आप डबल कर दो, यहां से मत करना, सिंपल जनरल करके, पर डायमीटर को अगर आप डबल कर दो तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हम जानते हैं एक चीज, ये सेकंड पार्ट इसका, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है 1/πd²/4, ठीक है। पाई और 4 कांस्टेंट है, पाई और 4 कांस्टेंट है तो हम इनको यूज में नहीं लेंगे, यानी हम यूज में लेंगे खाली r इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अभी कह रहा है कि अगर डायमीटर को डबल कर दें, डायमीटर को डबल कर दिया तो भैया ये लो, तो नया रेजिस्टेंस, डायमीटर को डबल करते रेजिस्टेंस दूसरा आएगा, तो r डैश नया रेजिस्टेंस। अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो r डैश क्या होगा, 1 डायमीटर को डबल कर दिया 2d कर दिया, डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। समझना ध्यान से कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है πd²/4, पाई और 4 कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, हमें डायमीटर चेंज करना है, इनको हटा दो। डायमीटर को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, डबल करती रेजिस्टेंस नया आ जाएगा तो r डैश बोल दो, तो इसका स्क्वायर देखो क्या होगा, r डैश इज इक्वल टू, r डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4d², कितना होगा 1/4d²। तो इधर आप देखो, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, तो r डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 को मैं सेपरेट कर दूं, अगर 1/4 को अलग कर दूं तो 1/d² बचेगा, और 1/d² किसके इक्वल था, r के। यानी नया रेजिस्टेंस, डायमीटर को डबल करने पर नया रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है ना। द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 देन द 1/4 ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस, या पहले वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो देखो सिंपल था, थोड़ा सा घूम गया होगा दिमाग आपका, कैसे क्या करना है। मैंने पहले ही बोला डायमीटर दे रखा है तो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, कहीं भी रो दे रखा है तो रो का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन निकालनी एल है तो हमने एल और रो को इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो लेंथ आ गई हमारी 122.65 मीटर।
आगे देखो क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा। तो डायमीटर डबल करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। देखो डबल हाफ ये इस चीज के लिए यही चीज काम में लेते हैं। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई और 4 से हमें मतलब नहीं क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगी। तो डायमीटर को डबल करना है, डायमीटर को डबल करती रेजिस्टेंस नया आएगा R डैश, ठीक है ना। तो इसको डबल किया, देखो आपने स्क्वायर किया तो 4d स्क्वायर हो गया, 4 को साइड में कर दिया, 1/4 को साइड में कर दिया, 1 तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, 1/4 को साइड में कर दिया तो 1/d स्क्वायर बचा जो कि किसके इक्वल है, R के इक्वल है। 1/d स्क्वायर किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है, देख लो इधर, सिंपल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे में हो जाएगा आराम से, कि व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी मतलब V दिया है कितना, 12 वोल्ट। सब कुछ नोट करते जाओ आराम से, फॉर्मूले वही है पुराने, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस टोटल निकालने की वजह। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू एन अननोन रजिस्टर across unknown resistor, there is a current of 2.5 microampere, current I thereof, there is current of 2.5 milliampere, milliampere है in the circuit। इतने वोल्ट की बैटरी लगाने पर इतना करंट फ्लो होता है, इतने वोल्ट की बैटरी लगाने पर, इतने वोल्ट सप्लाई देने पर इतना करंट फ्लो होता है, वो बोला है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस निकालना है आपको। कितना सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस निकालना। देखो मिली आ गया ना, इस मिली को हटाओ पहले तो, अब मिली को हटाने का मैंने एक ही तरीका बता रखा है, क्या, 10⁻³ एम्पियर रह जाएगा। अब मिली एम्पियर के आगे से मिली हट जाएगा, 10⁻³ एम्पियर रह गया। क्लियर। अब देखो आप कुछ नहीं करना, आपको आर निकालना है। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई आर निकालना है आपको, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। कर दो वैल्यू पुट, आर इज इक्वल टू V कितना है 12, आई कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, इसका भी एक डेसिमल हटा दो आप ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, और ये भी ऊपर आ जाएगा, नीचे रह जाएगा 25, नीचे 25 रह गया, इसका डेसिमल हटाते ही ऊपर 10 लग गया, और ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे होने से पावर का साइन चेंज होता है, तो ये -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो देखो आप क्या आता है आंसर, 25 से इसको डिवाइड करो, इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करो 120 कर दो, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आता है, रेजिस्टेंस कितना आता है, डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा, देखो 4.8 इंटू 10⁻³ कितना ओम, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। इजी था, क्या ही था बताओ इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल। ओम्स लॉ लगाया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया, बस इतना ध्यान रखना मिली एम्पियर है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। क्लियर, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a battery of 9 volt, a battery of 9 volt पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना 9 वोल्ट, a battery of 9 volt is connected in series, a battery of 9 volt is connected in series with the resistors 0.2 ohm। देखो बहुत सारे दिए हैं, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm एंड 12 ओम रजिस्टर्स, इनके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, 12 ओम, ये सारे सीरीज में है, ये सारे सीरीज में है। 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, नॉर्मल फॉर्मूला, क्योंकि हमें V और R के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन V तो ठीक है, टोटल वोल्टेज दिया है, लेकिन इतने सारे रेजिस्टेंस दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन हम टोटल रेजिस्टेंस, देखो आप सीरीज में आप जाते, सारे सीरीज में कनेक्ट है, समझना ध्यान से, ये सारे सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में आप जानते हो पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो होता है। जितना करंट इस सप्लाई से, जितना करंट इसमें आएगा उतना इसमें आएगा, उतना इसमें आएगा, उतना इसमें आएगा, उतना ही इसमें आएगा, सेम करंट आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो ये हमारा फर्स्ट चीज यही रहेगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, या पहले ये देख लो आप, ये लिखना ऑल रेजिस्टेंसेस, ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड
इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है ये सब? सीरीज में। और सीरीज का मतलब है देन टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो भैया, सबको प्लस कर दो, डायरेक्ट प्लस करते हैं सीरीज में डायरेक्ट प्लस करते हैं। ये हो गए। अब इन सबको प्लस कर दो तो कितना आएगा? देखते हैं, देखें थोड़ा सा। थर्टीन 13.4 ओम आया है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 13.4। तो जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उतना इसमें से फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में सब में से सेम फ्लो होता है। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 12 ओम पे ही निकाल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। V कितना है? 9। R कितना है? 13.4। कर दो डिवाइड। यहां से अगर डेसिमल हटाते हो तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो 90 अपॉन 134 हो जाएगा। इसको अगर आप वैसे छोटा करना चाहते हो तो कर दो। कितना हो जाएगा? ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये 45 और ये 67, तो कितना हो जाएगा? 0.67 एम्पियर आ जाएगा अप्रोक्स। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया, करंट आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, बस सारे सीरीज में रखे, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस दे रखे हो तो पहले ये देख लो कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो पहले उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद बाकी सारी कैलकुलेशन। क्लियर? ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, दिया हुआ है पैरेलल में कनेक्ट है। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, यानी सारे रेजिस्टर्स 176 ओम के हैं। आर कितना दिया हुआ है? 176 ओम। सारे रेजिस्टर्स 176 ओम के हैं और इन्हें किस में कनेक्ट किया गया है? इन पैरेलल में कनेक्ट किया है। आपसे हाउ मेनी रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पूछ रहा है। क्या? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पूछा हुआ है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पूछा हुआ है। टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट। टू कैरी 5 एम्पियर मतलब करंट दिया है, एम्पियर मतलब करंट दिया है, और 220 वोल्ट पर दिया है। वोल्टेज सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें इतनी सप्लाई दी गई है, इतने वोल्टेज की, इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने रेजिस्टर आपको पैरेलल में लगाने होंगे? कितने रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस रेजिस्टेंस के, उस सर्किट के अंदर? तो आप देखो, आप समझना ध्यान से। इक्वल रेजिस्टेंस के लिए मैंने पहले ही बताया था, पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद हो तो, R डैश इज इक्वल टू R अपॉन N लिखाया था। नहीं ध्यान हो तो पहले वाला सेशन एक बार चेक करो, उसको देखना कि ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जो कनेक्ट है वो टोटल। पैरेलल में अगर इक्वल, बहुत सारे इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनके टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो कि यहां पर हमारे पास 176 है, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमको यहां पर निकालना है। यानी ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो ये तो हमारे पास है कितना? 176। हमको R डैश निकालना है। ठीक है, R डैश निकालते हैं। R डैश क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। R डैश क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। तो भैया उस सर्किट का टोटल करंट दिया है और टोटल वोल्टेज दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो वैसे ही निकल जाएगा। टोटल करंट और टोटल वोल्टेज दिया, तब उससे क्यों निकालें? उसमें तो एन वैन आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट और टोटल वोल्टेज दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। अभी अपन ने यूज भी लिया था। तो R डैश इज इक्वल टू V कितना है? 220 वोल्ट। V कितना है? 220। I कितना है? 5। तो देखो R डैश कितना आ गया? 44। ठीक है, 44 ओम आ गया, R डैश आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपॉन R डैश। अभी बताया मैंने, और फॉर्मूला भी लिखा रखा है मैंने अलग से। R कितना है? 176। यहां पर ध्यान रखना, ऊपर टोटल नहीं आएगा, ऊपर तो ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो आएगा। आपको फॉर्मूला जब आप डेरिवेशन देखोगे इसका तो पता लग जाएगा आपको।
और नीचे आर डैश आएगा टोटल रेजिस्टेंस। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 4 रेजिस्टेंस की जरूरत है, 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स की जरूरत है इस सर्किट के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। ठीक है ना, कितना, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है, R1 6 ओम, R2 6 ओम और R3 भी 6 ओम। ईच ऑफ रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। ठीक है ना, हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance। फर्स्ट इसमें दिया है 9 ohm, समझना ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, और सेकंड दिया है 4 ohm। देखो इधर ये कह रहा है कि इन 3 रजिस्टर्स को, जो कि 6 ohm के हैं, तीनों रजिस्टर्स को जिनकी वैल्यू, जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए सर्किट में। इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए सर्किट में कि टोटल रेजिस्टेंस या तो 9 ओम मिल जाए और टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाए। 2 केस है, 2 कंडीशन है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप सोचो हम रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। या तो सबको सीरीज में करते हैं या सबको पैरेलल में करते हैं, या हो सकता है कि 3 या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो कुछ को पैरेलल में, कुछ को सीरीज में कर दो, कुछ को सीरीज में, कुछ को पैरेलल में कर दो, इस तरह से करते हैं। अब मैं अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्लस कर दो। अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 6 और 6 और 6 कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना, 18। क्या इन दोनों में से कोई 18 है, मतलब तीनों को सीरीज में तो नहीं करना। अगर मैं तीनों को पैरेलल में करता हूं, तीनों इक्वल है ना, तीनों को पैरेलल में करता हूं तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, 3/6। उल्टा करोगे तो r डैश इज इक्वल टू 6/3 यानी कितना आएगा, 2 ओम। इसका मतलब ये है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 2 ओम था इन दोनों में से कोई भी। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई 2 तो सीरीज में है और एक पैरेलल में है, एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में 2 पैरेलल में है, एक सीरीज में। चलो अपन करके देखते हैं, ठीक है ना, अपन करके देखते हैं। तो मान लो फर्स्ट केस अपन ने लिया, फर्स्ट केस में 9 ओम है, मान लो। अपन देख लेते, चेक कर लेते हैं, हमको थोड़ी पता लगेगा, हमको थोड़ी पता है किससे क्या आएगा। तो हम एक काम करते हैं, सपोज R1 and R2 are connected in series, and then R3 is connected in parallel। मान लिया हमने, ऐसा हमने किया है। तो देखते हैं क्या इनमें से कोई आता है। देखो इधर R1 और R2 किस में है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना। R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट है, देन देखो इधर R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट है तो आप कैसे करोगे, R डैश ले लो, R1 प्लस R2, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्ट है, समझना। पहले R डैश निकाल लो, तो R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट है, यानी 6 + 6 कितना आ गया, 12 ओम आ गया। कितना आ गया, 12 ओम आ गया, ठीक है ना। और फिर ये 12 ओम R डैश जो है, या फिर ऐसा ले लो, पहले इसको मत लो, हाँ चलो ऐसे कर लो। देखो सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट है तो R डैश नया आ जाएगा R1 प्लस R2, सीरीज में डायरेक्ट प्लस करते हैं, यानी 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन आया 12 ओम, इनका जो कॉम्बिनेशन आया 12 ओम, वो तीसरे वाले के साथ किससे कनेक्ट है, पैरेलल से कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। नाउ R डैश एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा R डबल डैश जो आएगा, R डबल डैश मान लो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में 1/r डैश डबल डैश वाला फॉर्मूला हम लेंगे। R डबल डैश इज इक्वल टू 2 रेजिस्टेंस R डैश और R3, ये दोनों पैरेलल में है, R डैश प्लस R3, 1/r डैश प्लस 1/r3। तो देखो इधर 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश कितना है अपने पास, सॉरी 12 आया है, प्लस R3 कितना है, 6 है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखो एलसीएम लिया आपने 12 आया, तो ये आ गया आपका 12 1 12, 1 तो ये आ गया, और 6 2 12। देखो इधर
3/12, तो कितना आ गया, R डबल डैश इज इक्वल टू, उल्टा करोगे 12/3 कितना आ गया, 4 ओम। कौन सा आ गया, सेकंड केस आ गया। तो इन सेकंड केस में क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को तो सीरीज में करेंगे और एक को पैरेलल में करेंगे। अब आप डायग्राम देखना चाहते होंगे किस तरह से करेंगे। देखो दो रेजिस्टेंस को सीरीज में इस तरह से, और तीसरा जो है वो उनके साथ पैरेलल में होगा इस तरह से, ये 6 6 और 6, तो दो तो सीरीज में होंगे, आपस में सीरीज में एक ही लाइन में है, और तीसरा इनसे डिस्कनेक्ट होते हुए पैरेलल में है। तो पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 6 के साथ, 12 6 के साथ किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। क्लियर है, तो ये सेकंड केस का आंसर आ गया अपना। अब फर्स्ट केस के लिए देखो क्या करेंगे, फर्स्ट केस के लिए अपन क्या करेंगे, अब फर्स्ट केस के लिए अपन एक काम करेंगे। अब ये हो गया, अब समझ जाओ कि इसमें दो तो पैरेलल में और एक सीरीज में होगा फर्स्ट केस में। ये तो सेकंड केस का होगा, चलो सेकंड अपन ने पहले कर लिया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया, हमको थोड़ी पता था पहले क्या है। ठीक है, चलो अब देखो, R1 and R2 in second case, suppose R1 and R2 are connected in parallel, ठीक है। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, तब देखो R ट्रिपल डैश मान लो, नया मान लो कुछ, R ट्रिपल डैश पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ऐसा आएगा नीचे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल में कनेक्ट किया है ना पहले, 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6, उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो 6/2 यानी कितना आ गया, 3 ओम आ गया, कितना आ गया, 3 ओम आ गया। क्लियर। अब ये जो R ट्रिपल डैश है, नाउ R ट्रिपल डैश एंड जो थर्ड वाला R3 बचा एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो देखो आप, नया जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आएगा। सीरीज में कनेक्ट करते हो डायरेक्ट ऐड करते हैं, यानी R4 डैश हो गया, देखो अभी तक अपने पास, तो ये हो गया आपका 3 प्लस R3 कितना, 6 कितना आ गया, 9 ओम। तो क्लियर है, सीधी सी बात है, हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कोई आंसर नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों को सीरीज में करते हैं, दो को तो सीरीज में करते हैं और एक को पैरेलल में करते हैं, तब तो मिलता है 4 ओम आंसर। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक पैरेलल में करेंगे। यही पूछ रहा है ना वो कि कैसे कनेक्ट करें, दो को तो सीरीज में और एक को पैरेलल में। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, दो को पैरेलल में करेंगे और एक को सीरीज में करेंगे। अब दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में वाला डायग्राम क्या होगा, दो को पैरेलल में कर दिया अपन ने इस तरह से, दो को पैरेलल में इस तरह से कर दिया और एक उनके साथ सीरीज में हो गया इस तरह से। ये दो पैरेलल में हो गए 6 और 6 और ये सीरीज में हो गया। क्लियर। तो पहले इन दोनों को निकालेंगे, ये इसके साथ तो हो ही नहीं सकते ना अभी, पहले इन दोनों को निकालेंगे, सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे जो हमने बनाया 3 ओम, फिर उसके बाद इसको ये 3 बन जाएगा तो इसको 6 के साथ ऐड कर देंगे तो 9 ओम आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ठीक है ना। बहुत सारे बल्ब हैं जो कि 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है ना। आर रेटेड 10 वॉट, सबकी पावर कितनी है, 10 वॉट है। तो वोल्टेज दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट और पावर दी हुई है सबकी कितनी, सॉरी पावर 10 वोल्ट दी हुई है, 10 वॉट दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। इस एक सप्लाई लाइन से ऐसे बहुत सारे बल्ब जोड़े गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। क्लियर। अगर ठीक है, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट करना, इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स 220 वोल्ट लाइन, द मैक्सिमम अलाउेबल करंट भी दिया हुआ है आपको कितना, 5 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
कि बहुत सारे बल्ब, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी, देखो इधर इतने वॉट के बल्ब हैं, इस लाइन से जोड़े गए हैं 220 वोल्ट से, तो हमें दो चीजें मिल गई। आगे दिया हुआ है कि उस पूरी लाइन में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमको निकालने हैं कि नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे, हाउ मेनी बल्ब, स्टार्टिंग में बोला सा, ठीक है ना, हाउ मेनी लैम्प बोला है, हाउ मेनी बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ लैम्प, एक ही बात है, सारे वही है, नंबर ऑफ लैम्प निकालना है। अब आप देखो सारे बल्बों की पावर, सारे लैंप्स की पावर कितनी है, 10 वॉट है, बहुत सारे बल्ब है। अगर हमें टोटल पावर पता लग जाए कि उस पूरे सर्किट के अंदर टोटल पावर कितनी है, तो टोटल पावर को अगर हम एक बल्ब की पावर से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे। समझना कि टोटल पावर, समझना ध्यान से, टोटल पावर इज इक्वल टू एन बल्ब की पावर। एन, एक बल्ब की पावर अगर 10 है तो एन बल्ब की पावर कितनी होगी, टोटल पावर के इक्वल आएगी। एक बल्ब की पावर अगर 10 है तो एक बल्ब की पावर अगर 10 है तो एन बल्ब की, जितने ही बल्ब उसमें लग रहे हैं उनकी टोटल पावर कितनी आएगी, जो भी होगी। तो पहले टोटल पावर निकाल लें, तो टोटल पावर कितनी होगी, देखो टोटल पावर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अब आई का फॉर्मुला क्यों काम में लिया, करंट दिया है, पी इज इक्वल टू वी आई, क्लियर है, पी इज इक्वल टू वी आई। अब आर नहीं है तो आर भी हम काम में नहीं लेंगे, पी इज इक्वल टू वी आई, हम डायरेक्ट वी आई लेंगे। तो वी कितना है 220 और आई कितना है 5, तो देखो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1100 वोट आ जाएगा। टोटल पावर उस पूरे सर्किट की कितनी है, 1100 वोट है। और पावर ऑफ वन लैंप, पावर ऑफ वन लैंप कितनी है 10 वोट। एक बल्ब की पावर कितनी है, एक लैंप की पावर कितनी है 10 वोट, टोटल पावर कितनी है, इतनी है। तो नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप कितने हो जाएंगे, देखो टोटल पावर ऊपर आएगी और एक बल्ब की पावर नीचे आएगी, कट गए, कितना हो गए 110 लैंप्स हो गए, कितने 110 लैंप हो गए। वी स्क्वायर अपॉन आर वाले मेथड से भी कर सकते हो, पर उससे करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, टोटल पावर निकाल लो पहले, पी इज इक्वल टू वी आई करके, ये वाला पी नहीं, टोटल पावर पी इज इक्वल टू वी आई करके निकाल लो, ठीक है ना। फिर एक बल्ब की पावर दे रखी है तो टोटल पावर में से एक बल्ब की पावर डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे, नंबर ऑफ लैंप आ जाएंगे। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a hot plate of electric oven is connected to 220 volt 220 volt line has two resistance coil A and B। एक इलेक्ट्रिक ओवन को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से, क्लियर, ठीक है। और ठीक है, दो रेजिस्टेंस कॉइल लगाई गई है इसमें, और दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों किस में है, पैरेलल में, ये आगे क्लियर होगा। ईच ऑफ, सॉरी पैरेलल में नहीं है, हाँ दो कॉइल लगाई गई है, ठीक है ना, ए एंड बी। अब आप देखिए ईच ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम, यानी R1 भी 24 ओम है और R2 भी 24 ओम है, दोनों 24 ओम के रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। अब आपको क्या करना है, विच में बी यूज सेपरेटली, जिनको, समझना ध्यान से कि एक इलेक्ट्रिक ओवन को 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसके बाद उसमें दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, ठीक है, दो रेजिस्टेंस विच यूज्ड इन सेपरेटली, विच में बी यूज्ड सेपरेटली। एक बार तो उनको सेपरेट यूज में लिया गया, मतलब एक एक करके, एक बार एक लगाया रेजिस्टेंस और दूसरी बार दूसरा लगाया, समझना ध्यान से, ठीक है ना। ठीक है, इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन थ्री केसेस, इन तीनों केस में करंट कितना फ्लो होगा, समझना। इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार तो सेपरेट कनेक्ट किया है, मतलब एक एक करके, ठीक है। तो इसको करो चाहे इसको करो, करंट तो सेम फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। इस एक बार इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, एक बार इन दोनों को ही लगा दिया, लेकिन किसमें, सीरीज में। और फिर थर्ड केस में इन दोनों को लगाया गया है किसमें, पैरेलल में। तो तीनों कंडीशन में आपको करंट निकालना है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, तो हो गया काम हमारा। करंट निकालने के लिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो देखो केस फर्स्ट में क्या है, दोनों को सेपरेटली यूज में लिया गया है, ठीक है ना। इन केस फर्स्ट 24 ओम रेजिस्टेंस, 24 ओम रेजिस्टेंस
is used separately. सेपरेटली, तो देखो सेपरेटली जब इनको यूज लिया है मतलब अलग अलग दोनों को यूज लिया है, देन टोटल करंट, यानी एक बार में एक ही रेजिस्टेंस लगाया, टोटल करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 220, आर कितना है 24, कितना हो गया देखो आप, I इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, इसको अगर आप करते हो तो करंट आएगा आपका, पहले 2 से कैंसिल 4 से कैंसिल करते हैं, देखो इधर कितना आया 9.16 एम्पियर आया है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या किया गया है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आता है, देखो R ठीक है, हाँ R इज इक्वल टू क्या आएगा R1 प्लस R2, यानी R इज इक्वल टू 24 प्लस 24, तो कितना आ गया भैया 48 ओम। तो इस कंडीशन में जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो इस कंडीशन में टोटल करंट कितना होगा, देन करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है वही 220 और R कितना है इस बार 48। अब देखो इनको डिवाइड करा कितना है, पहले अपन 4 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है कितना आएगा देखो, लगभग इतना आएगा 4.58 एम्पियर, ठीक है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड केस में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर डैश मान लो इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, यही हुआ। तो 2 अपॉन 24 हो गया, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 24, यानी हो गया 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24। तो R डैश कितना हो गया, रेसिप्रोकल करते ना पैरेलल में लास्ट में 12 ओम हो गया, कितना 12 ओम, क्लियर 12 ओम हो गया। तो देखो इधर देन करंट, तब करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू फॉर्मूला वही V अपॉन R, V कितना है 220, R कितना है 12, तो कितना आएगा देखो, ठीक है 18.33 एम्पियर आ गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इसमें 3 केस दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, वोल्टेज सेम है, सप्लाई सेम है, कितनी 220 वोल्ट की। तो अब फर्स्ट केस में क्या, दोनों को सेपरेट किया है, एक बार इसको और एक बार इसको, तो दोनों का कंडीशन में करंट तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है ही सही। तो आई आ गया V अपॉन R से। दूसरी कंडीशन में दोनों को लगाया है, लेकिन दोनों को किस में लगाया है, सीरीज में लगाया है, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो उस कंडीशन में करंट कितना आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा V अपॉन R का, V वही है 220 और इस बार R कितना आया 48, आंसर आ गया। थर्ड कंडीशन में दोनों को पैरेलल में लगाया है, पैरेलल में लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा, कितना आया 12 ओम, और 12 ओम आया तो यहां पर देखो आई कितना आया करंट, ये 12 रखकर आंसर आ गया। वोल्टेज वही रहेगा 220, क्लियर है, सिंपल है, 3 केस है इसमें बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर कंपेयर करनी है किस किस के बीच में, देखो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस, कंपेयर द पावर इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब 2 सर्किट दिए यहां पर, फर्स्ट सर्किट में क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट बैटरी लगाई गई है, ठीक है ना। केस फर्स्ट में क्या है,
वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है और दो रेजिस्टेंस दिए हैं 1 ओम और 2 ओम। समझ गए? फर्स्ट सर्किट में तो ये है। सेकंड सर्किट में क्या है? सेकंड सर्किट में क्या है देखो, 4 वोल्ट बैटरी लगाई हुई है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल, 4 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी कितने की है? 4 वोल्ट की। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? वोल्टेज कितना दिया? 4 वोल्ट। और इन पैरेलल, पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम, 12 ओम एंड 2 ओम। क्लियर? चलो फर्स्ट केस में देखो, आपको बताना है कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में पावर को कंपेयर करना है कि इस कंडीशन में पावर कितनी होगी, उस कंडीशन में पावर कितनी होगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, बैटरी जो है 6 वोल्ट की है और दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं इन सीरीज। किसमें? इन सीरीज, सीरीज में लगाए गए हैं। और यहां पर सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में, इन पैरेलल। तो देखो आप समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीरीज में क्या होता है? दोनों कंडीशन में पावर निकालनी है। पावर क्या होती है भैया? अब पावर का कौन सा फॉर्मूला कौन काम में लेंगे? वोल्टेज वाला। P इज इक्वल टू क्या होता है? 20। लेकिन उससे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीरीज में टोटल, क्योंकि सीरीज में देखो पावर अलग अलग होती है, समझना ध्यान से। सिर्फ तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 ओम आ गया। कितना आ गया? 3 ओम आ गया। ठीक, अब आप देखो इसमें, अब आप P आपको निकालना है, पावर निकालनी है 2 ओम में। सीरीज के अंदर वोल्टेज अलग अलग होता है लेकिन करंट तो सेम होता है ना, करंट तो सेम होता है ना। तो हम सेम चीज वाली काम में लेंगे। वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज दोनों का अलग। तो ये वोल्टेज इसके लिए थोड़ी अपन ऐसे थोड़ी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो R तो चलो इसमें निकालना अपन को, तो R तो यही रखना पड़ेगा, फिक्स है। R तो यही रखना पड़ेगा। फिर ये क्यों निकाला है भाई बताता हूं। R तो यही रखना पड़ेगा, लेकिन V ये थोड़ी रख सकते हैं, इधर टोटल वोल्टेज है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो या तो इसमें आप वोल्टेज निकालो, या तो इसमें आप वोल्टेज निकालो, ठीक है ना। या फिर एक काम करो, आप करंट निकाल लो, करंट तो सब में सेम है, करंट तो सब में सेम है। तो करंट निकालने के लिए अपन ने ये निकाला है, टोटल करंट कितना फ्लो होगा। जो टोटल करंट होगा वही सीरीज में हर रेजिस्टेंस में फ्लो होता है। समझ गए? तो टोटल करंट कितना होगा? R आ गया, R आ गया। तो I इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 6, R कितना है? 3। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। अब करंट तो सब में सेम है ना। तो अब P इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R। किसमें निकालना है? 2 ओम में। तो R2 बोलो कितना? R2। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 वॉट आ जाएगी पावर। क्लियर? जबकि यहां पर देखो, यहां पर ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला काम ले, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। तो यहां पर अपन पावर डायरेक्ट निकाल सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R से। V कितना है? 4 का स्क्वायर अपॉन R कितना है? 2। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, 16 अपॉन 2 मतलब 8 ओम, 8 वॉट। दोनों में पावर क्या आएगी? सेम आएगी। समझना ध्यान से, फिर एक बार मैं समझा लेता हूं कि यहां पर हमने ऐसा क्यों किया और वहां पर ऐसा क्यों किया। सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होता है। तो P का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R काम में नहीं ले सकते अपन, V स्क्वायर अपॉन R काम में नहीं ले सकते। इसमें निकालना तो R की वैल्यू तो ये आएगी, V स्क्वायर अपॉन R काम में नहीं ले सकते। क्यों? वोल्टेज दोनों में अलग अलग होता है सीरीज के अंदर। तो या तो आप इसके अंदर वोल्टेज निकालो या फिर करंट निकाल लो। क्यों? क्योंकि करंट सेम होता है, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। तो हमने करंट निकाला, तो इसके लिए पहले अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, फिर अपन ने टोटल करंट निकाल लिया। टोटल करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो टोटल करंट मतलब सीरीज में है, तो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। और इसमें जो करंट ये है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस इतना है, तो P का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने I स्क्वायर R2, I स्क्वायर R2। क्लियर? जबकि पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट मत निकालो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज इसमें होगा वही वोल्टेज इसमें होगा। तो फॉर्मूला भी वोल्टेज वाला काम मिलेगा। R की जगह क्या आएगा? R2 आएगा। ठीक है ना, R की जगह क्या आएगा? R2 आएगा। तो इस तरह से दोनों की पावर क्या आई? 8 वॉट 8 वॉट आई। सेम पावर कंज्यूम करते हैं दोनों कंडीशन में पावर सेम आई। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। 1 रेटेड, एक का तो है 100 वॉट, पावर 100 वॉट दे रखी है,
और सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। एंड द अदर और जो सेकंड केस है एंड द अदर कितना है 60 वॉट की पावर सप्लाई है, पावर 60 वॉट है और वोल्टेज कितना है, पावर सप्लाई कितनी है, वही 220 वोल्ट है। ठीक है ना, दो केस दे रखे हैं। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। टोटल वोल्टेज सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, तो आपको करंट निकालना है। टोटल करंट कितना हुआ, तो आप देखो टोटल करंट कितना हुआ, तो पहले तो आप टोटल पावर निकाल लो, टोटल पावर देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज से तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना। पावर पैरेलल में क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं P1 P2, ये V1 V2 मान लो जो कि सेम है, ठीक है। तो पावर कितनी होगी, टोटल पावर P1 प्लस P2 के इक्वल होगी 100 प्लस 60, यानी पावर कितनी आ गई 160 वोट आ गई। हमें निकालना करंट, तो करंट का फॉर्मूला कहां मिलेंगे, टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर इज इक्वल टू VI, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल, ऐसे लिख लो, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू क्या होगा VI, ये टोटल पावर को P मान लो, तो P इज इक्वल टू क्या होगा VI होता है, टोटल पावर इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट। पावर कितनी है टोटल 160, वोल्टेज कितना है 220, और इनको प्लस मत कर देना क्योंकि ये तो सेम रहता है, सेम है ना, पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट होते हैं सेम। 220 आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 160 अपॉन 220, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल करोगे तो आप देखो 2 8 16, 2 11 जा, तो ये आ गया 11 7 जा 77 और 0.73 अप्रोक्स आ जाएगा एम्पियर, 0.73 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है ना। 72 आएगा, आगे के डिजिट के हिसाब से ये 73 हो जाएगा, 0.73 एम्पियर। क्लियर है, सिंपल था बिल्कुल। पावर जब भी पैरेलल में कनेक्ट हो, पावर दे रखी हो 2 या 2 से सबको ऐड कर दो, सिंपल सा मेथड है। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूज मोर एनर्जी, दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी यूज में लेगा। विच यूज मोर एनर्जी एट 250 वॉट टीवी, एक टीवी है जिसकी पावर दे रखी है 250 वॉट, 250 वॉट की टीवी जो कि कितनी देर तक चलती है 1 आवर तक, टाइम कितना है 1 आवर। 250 वॉट की टीवी कितनी देर चलती है 1 आवर तक, ठीक है ना। एंड फर्स्ट केस में तो, और सेकंड जो है, सेकंड है एक टोस्टर, क्या टोस्टर, एक टोस्टर है जो कितनी देर चलता है, कितने वॉट का है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ये 1200 वॉट का है और कितनी देर तक चलता है 10 मिनट तक। दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, भैया एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। पावर दोनों की दे रखी है वॉट में, ठीक है। अब वॉट के साथ जो टाइम होता है वो सेकंड में आता है, यहां पर टाइम दे रखा है आवर में, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो दोनों का टाइम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 60, पहले मिनट में होगा फिर सेकंड में होगा, तो कितना हो गया टोटल 3600 सेकंड हो गया। इधर देखो, इधर मिनट में है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हो, T2 हो गया 600 सेकंड। अब आप देखो इस कंडीशन में जो एनर्जी आएगी वो आएगी P1 इंटू T1, इस कंडीशन में आएगी E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2। एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है पावर और टाइम की फॉर्म में। P1 कितना है 250, P2 कितना, सॉरी T1 कितना है 3600, तो आप देखो कितनी आएगी एनर्जी, बहुत एनर्जी है भैया इनमें, तो इतनी आएगी, इतनी जूल एनर्जी आएगी इनमें भैया, जूल में आएगा, वॉट और सेकंड जूल में आता है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं E2 है 1200 इंटू 600, इसमें कितनी एनर्जी आएगी देखो 7,20,000 जूल, इसमें 9 लाख, उसमें 7,20,000 जूल, ठीक है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, समझ गए, टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्लियर, बस इतना ही पूछा इसमें, कौन ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर, यानी करंट दे रखा है, करंट I 15 एम्पियर, ड्रॉ
15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, कितने टाइम के लिए? 2 घंटे के लिए चलता है। 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए चलता है। आपको बताना है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। रेट ऑफ हीट निकालनी है, रेट ऑफ हीट निकालनी है, रेट ऑफ हीट निकालनी है। रेट ऑफ हीट का मतलब है, हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या है? वर्क है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई कितना है भैया? 15। 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 8 है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ये 8 आ गया। देखो जरा सिंपल था, कितना आ गया? 1800 वॉट आ गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप तुम सोच रहे हो ये तो काम आया नहीं आया, तो नहीं आया, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये हीट का फॉर्मूला, हम सोचते हैं कि हीट पूछी गई है तो हम क्या लगा देते हैं, समझ गए? हीट पूछी गई है तो हम ये लगा देते हैं, टी भी लगाते हैं, आई स्क्वायर आर टी लगाते हैं। जबकि ऐसा रेट ऑफ हीट पूछा, रेट ऑफ हीट यानी रेट ऑफ एनर्जी। हीट और एनर्जी एक ही चीज होती है। एनर्जी क्या होती है? डूइंग वर्क होती है। एनर्जी भी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछिए, और रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है? पावर होती है। तो पावर पूछिए, आई स्क्वायर आर, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आई और आर दोनों दे रखे, वैल्यू पुट कर सोल्व कर दिया, आंसर आ गया आराम से। ठीक है, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन में एग्जांपल में से ले रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है इसलिए। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है 11.10, ये डायग्राम है 11.10। क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम नहीं है, इसमें बोला हुआ है कि इन फिगर 11.10, तो आपको थोड़ा एक पेज पीछे करके देखना पड़ेगा ये डायग्राम, ठीक है ना। इसमें क्या है? 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। ये वोल्टेज है V, ठीक है, की लगी हुई है, प्लग एमीटर लगा हुआ है, करंट सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। अब यहां से आप देखो, आपसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। R1 की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, R1 की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, R2 की दी है 10 ओम और R3 की दी है 30 ओम। ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं। V दिया है 12 वोल्ट, V कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। ओके, कैलकुलेट द करंट निकालना है तो आपको। फर्स्ट करंट इन ईच रजिस्टर, क्या निकालना है आपको? करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अंदर करंट निकालना। देखो यहां से सप्लाई हो रही है करंट की, यहां तक तो सेम जाएगा, फिर यहां से करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा, तो आपको तीनों में अलग अलग करंट निकालना है तो, ठीक है ना। सेकंड क्या करना है आपको? द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है सर्किट में। टोटल करंट कितना होगा? जब तीनों में करंट आ जाएगा तो टोटल भी निकल जाएगा। और थर्ड पूछा है आपसे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछा। तो आप देखो, अब पहले हम तीनों में रेजिस्टेंस, तीनों में करंट निकालते हैं, ठीक है ना। करंट इन रेजिस्टेंस या रजिस्टर R1 में निकालेंगे। R का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई होगा, ठीक है ना। तो V अपॉन, अच्छा अपन को करंट निकालना है ना, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है। V कितना है? V कितना है भैया? 12 दे रखा है, V 12 दे रखा है, R1 कितना है? 5 है, तो निकल गया 2.4 एम्पियर। कुछ नहीं करना, वोल्टेज सबका सेम है, बस अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट निकाल दो। करंट इन रजिस्टर R1 इज इक्वल टू I1, ठीक है। करंट इन रजिस्टर R2, इसमें करंट निकलेगा I2 कितना होता है? V अपॉन R2। सेकंड में निकालना तो V अपॉन R2, वोल्टेज सेम है, R2 ले लो, V कितना है? वही 12, R2 कितना है? 10, यानी कितना आ गया? 1.2 एम्पियर, सिंपल। और करंट इन रेजिस्टेंस R3 जो कि I3 के इक्वल है, और I3 कितना होगा? V अपॉन R3। V कितना है? 12, R3 कितना है? 30 है, तो देखो 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, कितना आ गया? 0.4 एम्पियर आ गया। तीनों रेजिस्टेंस में अगर करंट आ गया। पैरेलल में निकालना बहुत ईजी है, सीरीज में तो करंट सेम होता है, पैरेलल में अलग अलग निकालना है तो टोटल वोल्टेज से डिवाइड करते जाओ, टोटल वोल्टेज को। अब टोटल करंट निकालना है, सेकंड कंडीशन है, सेकंड क्वेश्चन है टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट भैया, ये जो करंट गया था टोटल, यही तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, इन तीनों का सम ही तो टोटल करंट होगा, इन तीनों का सम ही तो टोटल करंट होगा।
कुछ नहीं करना, टोटल करंट I इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो कितना आ गया आप देख लो, आप ही देख लो कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। कितना आ गया टोटल करंट? 4 एम्पियर आ गया। क्लियर? अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। जब टोटल वोल्टेज आपके पास है, जब टोटल करंट आपके पास है, तो आप ये 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, याद है ना। लेकिन हम तो जब टोटल वोल्टेज हमारे पास है, टोटल करंट हमारे पास है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे ना, 4 3 12, तो हम तो इस तरह से निकालेंगे ना। हम क्यों करेंगे ये 1/R1 वाला, कर सकते हो आप, लेकिन हमारे पास तो है ना, तो हम शॉर्ट में निकालेंगे ना। क्लियर? तो इस तरह से सारे न्यूमेरिकल इजी है। न्यूमेरिकल का बोझ ये वीडियो देखने के बाद आपके सर से हट गया होगा। कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो, एक ये तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे, ठीक है ना, उनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप पहले न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।